नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रैक्टिस सेट 3 की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा व लासा क्रमशः 3 तथा 105 हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो पहली बात तो ये कि हम व्युत्क्रम समझें कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो जैसे कोई संख्या x है, क्या है? कोई संख्या अगर x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x। क्या होता है? 1/x। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसका उल्टा, तो 1/x हो गया। तो ऐसे ही कहा गया है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा व लासा क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। तो संख्याएं मान ली हमने एक x, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। और दूसरी मान लेते हैं y, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y। हमसे पूछा क्या गया है? उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इन दोनों का योग पूछा गया है। तो जैसे ही हम इसे जोड़ेंगे तो 1/x प्लस 1/y, एलसी इसका हो जाएगा xy। तो यहां पे आ जाएगा x प्लस y। तो ऊपर क्या आया? दोनों संख्याओं का योग, और नीचे क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ऊपर क्या आया? अगर हमें दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का गुणनफल पता हो तो हम उनके व्युत्क्रमों का योग आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए, हमें दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? हमें संख्याओं का योग दे रखा है 36। अब हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल पता नहीं है, बट हमें एक रिलेशन जरूर जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और लासा के गुणनफल से। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ दोनों संख्याओं को गुणनफल की बजाय क्या रख देंगे? उनके मासा और लासा का गुणनफल। तो 3 × 105। ठीक है, तो अब इसे कैंसिल कर लेते हैं। 3 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 12 बार। ठीक है, 3 से और काट लीजिए, 3 से ये 4 बार और ये 3 से 35 बार। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला है वो हो रहा 4/35। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ से 4/35। तो 4/35 इसका आंसर होना चाहिए। तो 4/35 इसे कर लीजिए, 4/35 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा के, ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे दो संख्याओं का जो गुणनफल था उसकी जगह हमने क्या ले लिया? उनके मासा और लासाओं का गुणनफल ले लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक तांबे के तार जिसकी लंबाई कितनी है? 36 मीटर है तथा व्यास कितना है? 2 मिलीमीटर है, उसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो गोले का अर्धव्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो पहली बात तो समझिए कि जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज में बदला जाता है तो हमेशा उनके आयतन बराबर रहते हैं। चाहे वो शंकु से गोला बनाया गया हो, गोला से बेलन बनाया गया हो, कुछ भी बदला जाए, रिकास्ट किया जाए उसे, तो क्या रहता है? उनके वॉल्यूम बराबर होते हैं। तो इसमें तार को जब पिघलाया गया है तो तार का वॉल्यूम बराबर होगा किसके? गोले के वॉल्यूम के। तो चलते हैं, पहले हम निकालते हैं कि जो तांबे का तार होगा वो कुछ इस शेप में होगा, ऐसे। ठीक है, तो तांबे के तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 36 मीटर। ठीक है, और इसका अर्ध व्यास कितना है? 2 मिलीमीटर। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहां से जो रेडियस होने वाली है तो 2/2। तो व्यास को हमने आधा कर दिया, ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है सेंटीमीटर में। आंसर किस में पूछा गया? सेंटीमीटर में। तो हम सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? 3600 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या है वो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं।
तो यहां से हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का भाग दे देंगे, तो 1/10 इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने रेडियस को भी कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में और इसकी लंबाई को भी किसमें कन्वर्ट कर लिया है, सेंटीमीटर में। अब चलते हैं इसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, किसमें हमको बदलना है, गोले में, तो है स्फीयर। तो वॉल्यूम जो वायर का है वो किसके बराबर होने वाला है, स्फीयर के बराबर होने वाला है। तो वॉल्यूम जो वायर का हम निकालेंगे वो क्या होगा, ये एक बेलनाकार होता है तो इसका होता है πr²h, और बराबर होने वाला है गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, r², 0.1 का स्क्वायर करना है तो 0.1 का स्क्वायर इंटू h। h क्या है, जो कि इसकी लंबाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h में। तो ये हो जाएगी 3600 बराबर 4/3, ये हमें ज्ञात करनी है इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहां से 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 इंटू 3600 बराबर 4/3 r³। तो ये 0.2 अंकों से पहले है तो इसके क्या होंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और 36 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही रहने वाला है। तो 4 से इसे काट लीजिए, ऊपर कितने बार, 9 बार कट गया। तो r³ बराबर 9 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होने वाला है, 27। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा √27। तो r बराबर कितना निकलेगा, 3 सेंटीमीटर। क्या निकलने वाला है, 3 सेंटीमीटर। तो जब भी कोई चीज रिकास्ट की जाती है, ढाली जाती है किसी, जैसे बेलन से गोले में या गोले से शंकु में, तो इस कंडीशन में उनके क्या बराबर रहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, तो तार का वॉल्यूम किसके वॉल्यूम के बराबर होने वाला है, गोले के। ठीक है, तो पूछा क्या गया था हमसे, त्रिज्या। तो त्रिज्या यहां से कितनी निकलेगी, 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे 2 गुना अधिक कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है कि व्यक्तियों की संख्या की दिनों की संख्या से गुणा करने से हमें क्या मिल जाता है, कार्य मिल जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है। देखिए, तो 7 आदमी 12 दिन में पूरा करते हैं तो 7 × 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, कार्य हमारा कितना है, 7 × 12। अब उससे दुगने कार्य को अब हमने इस कार्य को कितना कर लिया, 2 गुना। कितना कर लिया, 2 गुना। इससे दुगने कार्य को, अब ये कार्य कराना किस पे है, दुगने कार्य को करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल व्यक्ति निकाल लेते हैं कि इतने कार्य को 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए x व्यक्ति से कितने दिनों में कर देंगे, 8 दिनों में कर देंगे। तो 8 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 से कैंसिल हो गया 2, तो 3 सत्ते 21, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। इसका मतलब हमें टोटल 21 व्यक्तियों की जरूरत है। कितने व्यक्तियों की जरूरत है, 21 व्यक्तियों की जरूरत है। लेकिन इसमें 7 व्यक्ति तो पहले से ही कार्यरत हैं और हमने ये निकाल लिया टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो उसमें पूछा कितने व्यक्ति और अधिक लगाने होंगे, तो 7 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 14 अतिरिक्त व्यक्तियों की इसमें आवश्यकता रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आप समझ पाए होंगे, पहले मैंने क्या किया कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब 12 × 7 करने पर हमें काम मिल गया। अब काम उसका 2 गुना कराना है तो हमने काम को क्या कर लिया, डबल कर लिया। ठीक है, फिर उसने कहा है कि 8 दिन में इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो हमने पहले टोटल व्यक्ति निकाल लिए। क्या निकाल लिए, टोटल व्यक्ति। मान लीजिए x व्यक्ति इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर देंगे, तो टोटल कितने व्यक्ति कर देंगे, 21 व्यक्ति। और 21 व्यक्ति इस काम को 8 दिन में करेंगे तो 7 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं काम पे, तो हमें कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 7 को 21 में से माइनस कर दिया, कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए होंगे, 14 व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन, 240 मीटर 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप समझिए कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़ इत्यादि को पार करती है तो हमेशा वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो इस कंडीशन में जब इस रेलगाड़ी ने व्यक्ति को पार किया है तो दूरी कितनी चली होगी? अपनी लंबाई के बराबर, इसका मतलब 240 मीटर। ठीक है, तो जैसे ये व्यक्ति है और इसकी डायरेक्शन इधर है और इधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, और इस ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर। तो इसने जब इस व्यक्ति की हमें चाल नहीं पता, इसकी चाल कितनी है, सॉरी, इस व्यक्ति की चाल दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल हमें पता नहीं, इसकी मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो हमेशा रिलेटिव स्पीड काम करेगी, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी दो ऑब्जेक्ट गति करेंगे तो हमेशा रिलेटिव स्पीड हम लेंगे। तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो बनने वाली है वो क्या बनेगी? x + 3। ये इनकी चाल बन गई। और चाल हमारी किस में बन गई? किलोमीटर प्रति घंटा में। और हमें जो दूरी दे रखी है वो किस में दे रखी है? मीटर में। और समय किस में? सेकंड में। तो हम इस चाल को भी तुरंत 5/18 का गुणा करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो अब हमारी चाल ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब पूछा क्या गया है कि भाई रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस चाल से कितनी दूरी? 240 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लगा। तो यहां से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां ये गुणा में जाएगा तो 18 × 24, तो 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, ठीक है, बराबर हो जाएगा x + 3। और जो इंटू 5 में है वो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ डिवाइड में। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 × 8 = 40, बचेगा 3, 5 × 6 = 30, बचा 12, 5 दूनी 2, 5 × 6 = 30, सॉरी 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30 और 5 चौके 20, तो 86.4 क्या हो गई? 4। अब यहां से हमें क्योंकि चाहिए x का मान, तो 86.4 में से माइनस कर देंगे 3, तो ये हो जाएगी 83.4 किलोमीटर प्रति। तो यहाँ जो ट्रेन की चाल है वो कितनी रहने वाली है? 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट विपरीत दिशाओं में गति करेंगे तो उनकी चालें सापेक्ष चाल में क्या होता है? जुड़ जाती हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, सेम डायरेक्शन में गति करते हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं? घट जाती हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में थी तो दोनों की चालें जुड़ गई, तो x + 3 हो गई। और क्योंकि हमें दूरी किस में दे रखी थी? मीटर पर सेकंड, मीटर में दे रखी थी और समय सेकंड में दे रखा था, तो हमने इस चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 6.25% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो स्वयं का दोगुना होने का मतलब, इससे पिछली भी वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे हमारा धन 100% है, अपने आप में कितना होता है? 100% होता है हमेशा धन। चाहे आप किसी को 1 रुपये दीजिए, चाहे 1 लाख दीजिए, कितना भी दीजिए, वो धन अपने आप में 100% होता है। तो जब वह दोगुना हुआ, इसका मतलब 100 से कितना हो जाएगा? 200%। तो ये मूलधन है आपका, क्या है ये? मूलधन। और ये मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन। तो ब्याज के रूप में जो धन बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? 100%। ब्याज कितना बढ़ गया? 100%। और ब्याज किससे बनता है भाई? रेट और टाइम के गुणनफल से। किससे बनता है? रेट और टाइम के गुणनफल से हमेशा ब्याज बनता है।
अब अगर आपको यहां पे रेट का भाग इसमें अगर देते हैं, किसका भाग, रेट का भाग देते हैं, तो हमें यहां से क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है। और अगर यहां पे टाइम दिया गया हो तो टाइम का भाग देने से हमें रेट का पता चल जाता है। तो हमें क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। कितनी दे रखी है, रेट। तो रेट कितनी दे रखी है, 6.25%। अगर मैं इसमें रेट का भाग देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम मिल जाएगा, तो यहां से पॉइंट हटाइए और गुणा कितने का हो जाएगा, 100 का। तो 25 से ये 25 बार, 25 चौके 100 और 25 से ये 4 बार, तो 4 चौक 16% इसकी रेट रहने वाली है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जब रेट देता है तो टाइम पूछता है, और टाइम देगा तो रेट पूछेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी हौज को भरने में 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव के कारण इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि हौज पूरा भरा हुआ हो तो उसे रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है कि टंकी नॉर्मली 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन उसमें एक लीकेज है, लीकेज के कारण उसमें पानी रिसता रहता है, उसके कारण उसे 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। तो पूरी भरी हुई टंकी रिसाव द्वारा कितने समय में खाली हो जाएगी। तो इसका बड़ा एक आसान सा कंसेप्ट है। वैसे जनरली तो खाली होने में कितना समय लगेगा, तो बड़ा आसान सा इसका क्या कंसेप्ट है कि पहले जनरली जो टंकी है वो कितने समय में भरती है भाई, 8 घंटे में। ठीक, जब उसमें लीकेज नहीं होता है। और लीकेज के साथ कितने घंटे में भरती है, 10 घंटे में, 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगते हैं बस। और दोनों के डिफरेंस इसमें भाग दे दीजिए। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। बस आ गया टाइम, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा और यहां से 40 घंटे। तो कुल मिला के 40 घंटे में यह टंकी रिसाव द्वारा पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी इसका करेक्ट आंसर है 4। चलिए, कपड़े के किसी व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर बेचा, तथा शेष को, जो उसके पास इसके बाद शेष कपड़ा बचा, वो उसने क्रय मूल्य पर बेच दिया। किस पे बेच दिया, क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो पूछा गया है पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आधे का भिन्न कितना बनता है भाई, 1/2 बनता है। ठीक, फिर जो आधा बचा उस आधे का भी आधा, तो बचा कितना उसके पास, आधा बचा, और इसका भी क्या उसने, आधा। तो ये कितना भाग हो जाएगा, 1/4 भाग। ठीक, तो आधा भाग ये बेचा है, फिर उसने 1/4 भाग बेचा है। ये भाग बेचा है वो 5% के लाभ पे, सॉरी 20% के लाभ पे। ये जो आधा भाग बेचा है वो 20% के लाभ पे बेचा है, और ये जो 1/4 भाग बेचा गया है वो 20% की हानि पर बेचा गया है। अब शेष कितना बचा, तो शेष क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को जोड़ करके एक में से घटा देंगे। तो दोनों हिस्सों को जब आप जोड़ोगे तो 1/2 प्लस 1/4, ये आपका हो जाता है 3/4। कितना हो जाता है, 3/4। इसका मतलब 3/4 हिस्सा उसने कैसे बेच दिया, लाभ और हानि पर बेच दिया। अब उसके पास शेष कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए ये देखिए हर से कितना कम है, तो ये हर से कितना कम है, 1 कम है, और टोटल कितना है पार्ट 4। तो 1/4 भाग जो बचा हुआ है वो उसने किस पे बेचा है, 1/4 भाग को क्रय मूल्य पर बेचा है। ठीक है, तो आप इसमें जरा हर पे जाइए। हर यहाँ 2 यूज हुआ है, 4 यूज हुआ है और 4 यूज हुआ है। तो हरों का एलसीएम लेकर के, तो इसका एलसीएम हरों का कितना बनेगा, 2, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। तो हम मान लेंगे उसने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना मीटर खरीदा, 4 मीटर, और उसकी कुछ भी प्राइस मान लीजिए। तो 4 मीटर कपड़ा आप मान लीजिए उसने खरीदा है कितने का, 400 रुपए का। कितने रुपए का, 400 रुपए का। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि 4 मीटर कपड़ा उसने 400 रुपए का खरीदा, उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से खरीद लिया। अब उसने कहा है आधा कपड़ा 20% के लाभ पे बेचा, तो आधा कपड़ा कितना हो जाएगा भाई, 2 मीटर। 2 मीटर कपड़ा
कि प्राइस कितनी बनेगी। जब 1 मीटर कपड़े का हमने प्राइस 100 रुपए माना है तो 2 मीटर कपड़े का प्राइस हो जाएगा 200 रुपए। और 200 रुपए के कपड़े को यदि वह 20% के लाभ पर बेचता है तो 240 रुपए में बेचेगा। 2 मीटर कपड़ा उसका कितने में बिक जाएगा, 240 रुपए में। कितने में, 240 रुपए में। फिर उसने जो शेष बचा 2 मीटर, उसका भी आधा, वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़ा उसने 20% हानि पर बेचा है। तो 100 रुपए वाली मीटर वाला कपड़ा अगर 20% की हानि पे बिकेगा तो वो कितने का बिकेगा भाई, 80 रुपए का बिकेगा। कितने का बिकेगा, 80 का। अब उसके पास 1 मीटर कपड़ा और रह गया, वो उसने किस पे बेचा है, क्रय मूल्य पे। और 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो ओवरऑल उसने जो 4 मीटर कपड़ा है वो कितने रुपए में बेचा है, उसे जरा ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0, 8 4 12 की 2, हासिल 1 और 420। तो ओवरऑल जो एसपी बना वो कितना बना, 420। तो 420 रुपए में बेचा है और उसने खरीदा कितने में था, 400 में। तो उसे जो लाभ होने वाला है, सीपी कितना है इसका, 400 रुपए। तो लाभ ओवरऑल जो होगा वो कितने रुपए का होगा, 20 रुपए का। तो परसेंट लाभ, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए। तो इससे 4 बार कैंसिल हो गया और 4 से ये 5%। तो उसे कुल व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होने वाला है, 5% का। कितने परसेंट का, 5% का। तो हम ऐसे जब भी भागों में बेची जाए कोई वस्तु तो हम उसका एलसीएम लेकर के हमेशा उन वस्तुओं को मानते हैं। तो इसका हमने कितना माना एलसीएम, 4। तो 4 मीटर कपड़े को उसने 400 रुपए में खरीदा। मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का प्राइस कितना है, 100 रुपए। 1 मीटर कपड़े का उस प्राइस कितना पड़ा है, उसे 100 रुपए पड़ा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 320 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण को 324 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो 320 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक चाय है जो कि दार्जिलिंग वाली है, और दूसरी चाय है वो कितने रुपए किलोग्राम वाली है, 250 रुपए प्रति। और जो उसने एवरेज बेचा है मिश्रण को 324 रुपए में बेचा है और उस पर उसे 20% का लाभ हुआ है। तो ये पहली बात तो एलिगेशन का क्वेश्चन है। और एलिगेशन में कभी भी विक्रय मूल्य नहीं लिया जाता। अगर विक्रय मूल्य दिया भी जाता है तो उसे हम क्या निकाल लेते हैं, उसका क्रय मूल्य। तो 324 रुपए में बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की वैल्यू। कितने परसेंट की वैल्यू है, 120% की। तो यहां से अगर हम ये देखते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा तो 324 गुणा 100 बटे 120। ठीक है, तो यहां से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा 20 से, और ये 6 बार, 6 पंजे 30, 6 चौके 24। तो ये हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 270। तो यहां से जो उसे एक्चुअल में जो मिश्रण बनके तैयार हुआ है वो उसे कितने रुपए प्रति किलोग्राम का प्राप्त हो रहा है, 270 रुपए प्रति किलोग्राम का। ठीक है, तो 270 यहां कहां रख लेंगे, बीच में। ठीक है, तो एलिगेशन में जो हमारा जो एवरेज वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 250 से ये बड़ी है और 320 से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ 270 में से जब 250 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। ठीक, और यहाँ जब 270 को 320 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचने वाला है 50। तो दोनों को जब अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से जो आंसर बनने वाला है वो 2:5, 2:5। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इसका मतलब कि अगर पहले वाली चाय का 2 किलोग्राम दूसरे वाली चाय के 5 किलोग्राम में मिला दिया जाए तो जो हमें मिश्रण तैयार होगा बनके वो कितने का तैयार होगा, 270 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपए में 16 किलो सेब और अधिक खरीद सकता है, तो सेबों का कम हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले मूल्य,
ठीक है, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। तो खर्च कैसे बनता है कि मूल्य का और खपत से गुणा कर देते हैं तो खर्च निकल आता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कोई भी चीज है और उसे की खपत कितनी करता है 5 किलोग्राम, ठीक है, या ये मान लें कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी है और वह कितने किलोग्राम खपत करता है महीने भर में 5 किलोग्राम की खपत करता है, तो उसका खर्चा कितना हो जाता है 200। क्या हो जाता है 200, ठीक। तो हमेशा जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट होके रिजल्ट बने, दो संख्याओं का प्रोडक्ट होके रिजल्ट बने, तो होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में जब एक चीज बढ़ेगी उसी रेस्पेक्ट में दूसरी चीज कम होगी। क्या होगी, अगर मूल्य बढ़ेगा तो उसी कंडीशन में खपत क्या होगी, उसी रेशियो में कम होगी, ठीक है। तो सेम इसी बात का ध्यान रखते हुए उसने क्या किया है कि मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो 20% की जो फ्रैक्शन बनती है वो कितनी बनती है 1/5। क्या बनती है 1/5। इसका मतलब है कि मूल्य है जो 5 से घट करके कितना रह गया भाई 4 रह गया, ठीक है। तो जब मूल्य 5 से 4 हो गया तो उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा मिलने लगेगी भाई। अगर खर्चा उतना ही है तो मात्रा 4 से कितनी हो जाएगी 5। जहां पहले उसे 4 किलोग्राम कोई वस्तु मिलती है वो कितनी मिलने लगेगी 5 किलोग्राम। कितनी मिलने लगेगी 5 किलोग्राम। तो यहां भाई कितनी ज्यादा मिल रही है 1 रेशियो, और वहां कितनी मिल रही है 16 किलो। कितनी 16 किलोग्राम। तो यहां से पहले उसे 16 चौके 64 किलोग्राम जो मिलती थी वस्तु सेब, तो वो यहां पे उसे कितना मिलेगा 16 पंजे 80 किलोग्राम। इसका मतलब कि पहले जिस व्यक्ति को 64 किलोग्राम मिल रहे थे सेब, कितने रुपए में 4000 रुपए में, उसे अब कितने मिलने वाले हैं 80 किलोग्राम। तो उसने पूछा अभी वाला मूल्य, कम हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो 4000 रुपए में यदि वह 80 किलोग्राम सेब खरीदता है तो 8×5 = 40, तो 50 रुपए प्रति किलोग्राम सेबों का जो नया मूल्य है वो कितना आ जाएगा 50 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लासा 180 है, तो उनमें पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो संख्या हो जाएंगी 3x, 4x। अब चूंकि इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम 3 और 4 का कितना आ जाएगा 12, और ये x दोनों में कॉमन है।